हेलो गाइस। हम देख रहे हैं क्लास नाइन्थ का हम देख रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर पहले आप पहला पार्ट देखिए, फिर आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ और उसका इमीडिएट कॉज क्या था। कॉजेस तो बहुत सारे थे, लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था एंड स्टार्ट कैसे हुआ, और उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी कैसे थी, और कैसे सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी, 3 स्टेट में डिवाइड थी। ये सारा हमने देखा था कि लास्ट स्टेट वाले जो थर्ड स्टेट वाले थे बेचारे सारा का सारा टैक्स वही पे करते थे और बाकी दोनों प्रिविलेज थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। ठीक है, अब उसके आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, ये हमारे नोबल मैन है। ठीक है, ये हमारे नोबल मैन है और ये बेचारे हमारे वर्कर हैं। ये इनको क्या दे रहे हैं, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, इनके पास देखो इतना सब कुछ है, लेकिन ये बेचारे इसके पास कुछ नहीं है। ये जो कमाता है उसका ला करके ये टैक्स ही दे देता है इतना सारा, बहुत ज़्यादा, मतलब परसेंटेज भी हमने पिछली क्लास में बताया था। इसके पास भी जो भी ग्रेन्स, फ्रूट्स, मनी, मतलब जो भी चीज़ें होती थी ये ला करके उसको टैक्स दे देता था। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे जो है, अब देखो कोई कितने दिन सहेगा। ठीक है, तो सारे हम चाहे रशियन रिवॉल्यूशन देख लेंगे, फ्रेंच देख लेंगे, अमेरिकन देख लेंगे, अपना 1857 का देख लेंगे, तो कभी भी एक कारण नहीं होता है। ठीक है, और किसी को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि वो अचानक से उठ जाए। अब हम देखेंगे उस टाइम पे स्ट्रगल कैसा था, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव टू सर्वाइव करने के लिए उस टाइम पे स्ट्रगल कैसा था, ये चीज़ें अभी हम देखेंगे। अब देखो जो उस टाइम पे पॉपुलेशन थी ना फ्रांस की, वो बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। 23 मिलियन थी हमारा 1715 में 23 मिलियन थी, और 1789 में 28 मिलियन हो गई। 28 मिलियन मतलब 23 से 28 हो गया, यानी 5 का गैप हो गया। और 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, एंड 5 मिलियन का गैप हो गया, यानी कि 50 लाख पीपल बढ़ गए। अब 50 लाख पीपल बढ़ गए तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब ये इतनी तेज़ी से रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड में भी इंक्रीज़ होगा, डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स भी बढ़ेंगे, लेकिन जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था, डिमांड जिससे पूरी हो सके। और चलो ठीक है, जितना हो भी रहा था लोग तब भी नहीं खरीद पा रहे थे। क्यों नहीं खरीद पा रहे थे कि जो प्राइस था ना ब्रेड का, हमने देखो पिछले क्लास में ही हमने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया कि किस हिसाब से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और लोगों के वेजेस बढ़ नहीं रहे थे। जब सैलरी बढ़ेगी नहीं और प्राइस, महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो लोग खरीदेंगे कहाँ से। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ब्रेड के जो प्राइजेस थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी, और जब इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही थी और जो वर्कर थे जो एम्प्लॉयड हो रहे थे वो बेचारे लेबरों की तरह तो काम कर रहे थे, एम्प्लॉयड एज लेबरर्स, और वर्कशॉप में वो दिन भर काम करते थे, और वो जो उनको वेजेस मिलता था वो उसके मालिक थे नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको कुछ टैक्स दे देना था और कुछ से जो भी इतना महंगा हो रहा था थोड़ा बहुत खरीद लेना था उनको अपना पेट पालने के लिए। ठीक है, ये कह सकते हो आप। अब जो उनको वेजेस जो दिया जाता था वो बढ़ तो रहा नहीं था, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि प्राइजेस बढ़ रही थी लेकिन उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। तो इस वजह से जो पुअर और रिच में जो दूरियां हो गई ना, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच बहुत ज़्यादा हो गया। ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था। और इस वजह से अब देखो कुछ तो डिमांड ये लोग पूरा, मतलब उतना पैदा भी नहीं हो रहा था, मतलब खेतों में। अब जब उतना फसल हो भी नहीं रहा था और जो हो भी रहा था वो ड्रॉट की वजह से या फिर सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, किसी भी कंडीशन में, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन भी उस टाइम का ठीक नहीं था, इससे फसलों को भी नुकसान होता था, जिससे प्रोडक्शन बहुत कम होता था। इस वजह से ना सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? ये देखो बगल में आपका न्यू वर्ड्स 2 दिया हुआ है, एक सब्सटेंस क्राइसिस, एक अनोनिमस। अब पहले हम सब्सटेंस क्राइसिस देखते हैं। सब्सटेंस क्राइसिस हमारा क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। जहाँ पे देखो अपना बेसिक मीन्स हमारा क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इन लोग को रोटी नहीं मिल रही है, कपड़ा मकान की बात तो अभी दूर की है, ये रोटी में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जब हमारे बेसिक नीड्स जो हैं, बेसिक मीन्स हमारे खतरे में आ जाए तो उसे ही हम सब्सटेंस क्राइसिस कहते हैं। और एनोनिमस हमारा क्या होता है, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, जिसका नाम ही हमें ना पता हो। देखो बहुत बारी लोग बुक पब्लिश करवाते हैं और उसमें लिखा रहता है
अनोनिमस राइटर, मतलब उसमें राइटर का नेम नहीं मेंशन होता है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लोग अपनी जानबूझकर जीवनी लिखते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टोरीज लिख देते हैं कि वो चाहते हैं कि लोग हमारा नाम ना जाने लेकिन ये कहानियाँ लोगों तक पहुँच जाए, तो उसको एनोनिमस ही रखा जाता है। बहुत लोग देखो डोनेट करते हैं तो बहुत लोग को दिखाना पसंद होता है कि हाँ हमने डोनेट किया, बहुत लोग को दिखाना नहीं पसंद होता है तो वो उसे एनोनिमस ही रखते हैं, ठीक है, जिसका नाम मतलब लोगों को ना पता चल सके। तो हम यहाँ पे थे, ये हमने देख लिया, 2 न्यू वर्ड्स देख लिए। तो उस टाइम पे इस वजह से सब्सटेंसेस क्राइसिस आ गई, और ये जो है ये कंडीशन जो है ना वो अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस। जो पहले के टाइम में ओल्ड टाइम में जो उस टाइम पे शासन था लुई 16 के टाइम पे, और उससे पहले भी उस टाइम पे ये ऐसे सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, ऐसा कुछ नया नहीं था, ये बार बार हो रहा था गरीब लोगों के साथ, थर्ड स्टेट के साथ। तो अब देखो अब उस टाइम पे क्राइसिस क्यों हैपन हुआ, हाउ हुआ सब्सटेंस क्राइसिस हैपन। एक तो बैड हार्वेस्ट, हमने बता दिया कि मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन भी नहीं ठीक था, और बेचारे जो पुअरेस्ट थे वो ब्रेड को बाय करने में वो उनके पास उतनी वही नहीं थी, मनी ही नहीं थी कि वो बाय कर सकें, और डिसीजेस भी थी, ठीक है। डिसीजेस क्यों थी, क्योंकि मल न्यूट्रिशन के शिकार बनेंगे लोग, रोटी तक तो मिल नहीं रहा है तो लोगों में डिसीज जाहिर सी बात है फैलेंगे, और इनमें थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी और इनके पास संसाधन की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, तो इस वजह से डिसीजेस बढ़ गया। अब हम देखेंगे कि उस टाइम पे तो मिडिल क्लास जो है ना वो कैसे आगे आ रहा है उठ करके, और वो कैसे प्रिविलेजेस को ख़त्म कर देगा, कि मतलब जिसको बाय बर्थ जो सारी फैसिलिटी मिली है वो उस चीज़ को कैसे, ठीक है बाय बर्थ मिली है वो अलग बात है, लेकिन ये जो है फोकस करेंगे इनटू प्रिविलेजेस, कि जिसमें योग्यता है उसी को वो सिंहासन वो मतलब वही रूल करे। ऐसा नहीं है कि कोई पागल है उसको आप प्रिविलेज की वजह से आप उसको राजगद्दी दे दो, फिर वो तो जनता को खराब ही कर डालेगा ना, मतलब पूरा सिस्टम ही कोई नहीं है। अब लुई 16 के टाइम पे देखो वो योग्य शासक नहीं था, लेकिन उसके टाइम पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, और देखो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना बड़ा मतलब रिवॉल्यूशन हुआ। चलिए हम आगे देखते हैं। देखो जो इन द पास्ट में जो पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे ये सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, रिवॉल्ट्स करते थे, छोटे मोटे ऐसे रिवॉल्ट्स करते थे, इनके अगेंस्ट होते थे कि मतलब टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया, और टैक्स थर्ड स्टेट वाले ही दे रहे हैं बेचारे, और फूड की भी फूड स्कार्सिटी थी, कमी थी फूड की, लोगों तक फूड पहुंच ही नहीं पा रहा था, लोगों तक सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं थी। तो जो पीजेंट्स थे और छोटे मोटे वर्कर थे ये पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन जो है ये बहुत लंबा नहीं चलता था, और ये एक प्रॉपर सिस्टम में नहीं था, एक प्रॉपर प्रोग्राम नहीं था कि मतलब प्रॉपर तरीके से उस रिवॉल्ट को और आगे बढ़ाया जाए। तो जब ये प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम ही इनका सेट नहीं था कि जिससे फुल स्केल पे चीज़ें चल सकें और सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकें और चेंजेस ला सकें, तो इस वजह से ये रुक जा रहा था बीच बीच में। लेकिन ये जिम्मा आ गया अब जो हमारे थर्ड स्टेट के जो हमारे प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड सोसाइटी थी, मतलब सोसाइटी नहीं कह सकते हैं, जो कि न्यू आइडियाज़ और न्यू एजुकेशन को पढ़ रहे थे, जान रहे थे, जिसमें अवेयरनेस आ रही थी, न्यू एजुकेशन ले रहे थे, उन पर ये जिम्मा आ गया कि वो इन चीज़ों को ख़त्म करे और वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाए, ठीक है, जो कि थर्ड स्टेट में थे, जो कि हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे थे और जिनमें न्यू आइडियाज़ आ रहे थे, वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, इस रिवॉल्ट्स को और आगे बढ़ाएंगे। अब देखो 18th सेंचुरी में क्या होता है कि एक सोशल ग्रुप बनाते हैं ये लोग और इमरजेंस करते हैं उसमें, जो कि मिडिल क्लास के, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अच्छा पैसा कमा रहे थे उस टाइम पे, हु अर्न देयर वेल्थ, जो कि अच्छे से कमा रहे थे। और उस टाइम पे मेन तो हमारे ये व्यापारी थे, ट्रेडर थे, ठीक है, जो ट्रेड करते थे, वो उन्होंने अपना एक सोशल ग्रुप बनाया, और जिसमें ये ट्रेड थे अपना एक्सपेंड कर रहे थे ट्रेडिंग, और जिसमें गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे और वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। और ये कपड़े खरीद कौन रहा था, ये सारी चीज़ें खरीद कौन रहा था, ये एक्सपोर्ट कहाँ पे कर रहे थे। और देखो जो सोसाइटी के रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थे वो इन सारी चीज़ों को बाय कर रही थी, तो इससे ये थोड़े से वेल्दी हो रहे थे। तो इन्होंने अपना एक क्या किया, सोशल ग्रुप बनाया। सोशल ग्रुप बनाने के बाद क्या किए, इसमें मर्चेंट्स के साथ साथ इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर, इनके मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर के साथ साथ जो और प्रोफेशन के लोग थे, जैसे कि लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, ये सारे भी इनमें इंक्लूड होते हैं।
अब इनमें क्या होते हैं कि जो ये सारे एजुकेटेड सोसाइटी मतलब जो ये एजुकेटेड लॉयर्स हमारे ये सारे प्रोफेशन के लोग आ रहे थे, इनको हम सोसाइटी मतलब यानी ये थर्ड ही स्टेट के थे। ये लोग बिलीव करते थे कि जो है यहाँ पे सोसाइटी में कोई भी किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। बर्थ से किसी को नहीं मिलना चाहिए प्रिविलेज, ठीक है। हालांकि ये रूल सही भी है। तो अब ये कह रहे हैं कि उसी पर्सन को मिलना चाहिए। रैदर पर्सनस सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। मेरिट के हिसाब से लोगों का पोजीशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा है वो इस वजह से राजा बन जाए, ठीक है। अब जिसमें काबिलियत है उसको रूल करने का मतलब अभी हम देखेंगे कैसे उसको लॉ मेकिंग बॉडी उसके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम मतलब डिस्कस तो कर ही रहे हैं, अभी आगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे हमारा वर्क करता है, उसमें कैसे कैसे लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोग ही ये सारी आवाज़ उठा सकते हैं। अब ये लोग तो उठा ही रहे थे आवाज़, उसमें अभी हम देखो फिलोसफर के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये हमने बता दिया। अब ये आइडियाज़ जो थे ये सोसाइटी में ये लोग डिमांड कर रहे थे कि सबको फ्रीडम हो और सारे लोग इक्वल हों बिफोर द लॉ। एक ऐसा लॉ होना चाहिए जिसके सामने सारे मजदूर हों या फिर कोई बड़ा हो, नोबल पर्सन हो, सब लॉ के सामने सब इक्वली ट्रीट होने चाहिए। जैसे हमारे अभी इंडिया में इस टाइम पे है, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है और जितने भी डेमोक्रेटिक अमेरिका, इंडिया, सब में देखो सब इक्वल बिफोर द लॉ होते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं। तो ऐसे ये लोग विचार रहे थे कि ऐसे रूल्स बने। अभी आगे देखेंगे जो हमारे ये फिलोसफर उस टाइम पे थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे, जो जॉन लॉक थे और रूसो थे और एक और मॉन्टेस्को थे, ये सारे उस टाइम पे मेन हमारे फिलोसफर थे। अब यहाँ पे जॉन लॉक क्या कहते हैं? लॉक कहते हैं कि इनका मतलब इन्होंने अपने थॉट को लोगों के सामने रखा कि ट्रू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये इन्होंने आगे रखा। और उसके बाद रूसो जो हैं वो कैरीड द आइडियाज़ फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस पे बेस्ड होना चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे देखो आजकल जनता मतलब हम लोग देखो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें जनता जो है चुन करके अपना मेंबर भेजती है ना राज्यसभा और लोकसभा में। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि सोशल मतलब लोगों के द्वारा चुना जाने वाला एक कोई रिप्रेजेंटेटिव उनको लोग चुन करके भेजें और वो बात को अपने आगे रखें। यानी कि आज के टाइम पे जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा में जाते हैं उस हिसाब से रूसो का कहना था। और अब मॉन्टेस्क्यू आ गए, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, इन्होंने कहा कि डिवीज़न होना चाहिए पावर्स का, गवर्नमेंट का, बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में गवर्नमेंट को डिवाइड होना चाहिए, सबका अपना रूल, सबका अपना काम फिक्स होना चाहिए। जैसे लेजिस्लेटिव, अब देखो इस टाइम पे इंडिया में है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। अब लेजिस्लेटिव का काम क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि लेजिस्लेटिव का काम है कि वो लॉ को बनाए, लॉ को फेम करे। जब लॉ मेकिंग बॉडी होगी ये लेजिस्लेटिव, जैसे हमारे लेजिस्लेटिव में देखो हमारा आ गया, अपने इंडिया की बता रही हूँ, आ गया सेंट्रल, आ गया स्टेट भी लॉ बनाता है, सेंट्रल भी लॉ बनाते हैं। सेंट्रल में हमारे पार्लियामेंट आ गए जिसके अंडर में हमारे राज्यसभा और लोकसभा आ गए, और स्टेट में हमारे विधानमंडल आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। एग्जीक्यूटिव में क्या होगा? एग्जीक्यूटिव में हमारे क्या आ गए, जिसमें हमारे रूल को तो चलो ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो है उसने रूल को बना दिया। अब जो इम्प्लीमेंट करवाएगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्या करवाएगी? एग्जीक्यूटिव करवाएगी। इसमें भी हमारे सेंट्रल होते हैं, स्टेट होते हैं। सेंट्रल में हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, एंड स्टेट में हमारे क्या आ जाएंगे? स्टेट नहीं, स्टेट में तो सेंट्रल एंड स्टेट। अभी हम एग्जीक्यूटिव में चल रहे हैं, यानी कि ये लॉ बनाएगा, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगा। एंड जुडिशरी हमारा क्या होगा? जुडिशरी होगा पनिश लॉ ब्रेकर्स, जो कि लॉ को तोड़ेंगे उनको पनिश करेगा हमारा जुडिशरी। तो हम इसमें क्या थे, एग्जीक्यूटिव में हमने देखा कि हमारा सेंट्रल एंड स्टेट आएगा। स्टेट में हमारे राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, एंड ये सारे लोग होंगे। और सेंट्रल में हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, पीएम होंगे। और जुडिशरी में हमने देखा कि उसको पनिश किया जाएगा जो कि लॉ को ब्रेक करेगा। इसमें जुडिशरी में हमारे सबसे ऊपर कौन होते हैं? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कुछ जाएगा, मतलब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इन लोग का माजरा क्या करेगा? क्लियर करेगा। तो ये सारी बॉडी होनी चाहिए, ऐसे मॉन्टेस्क्यू का मानना था। अब देखो ये जो मॉडल था ना गवर्नमेंट का,
ये फ्रांस में आप देखो, जो 13 कॉलोनी जब आज़ाद हुई थी, इंडिपेंडेंसी मिली थी, ब्रिटेन ने कैद कर रखा था ना अमेरिका की 13 कॉलोनी को। जब इसको आज़ादी मिली ब्रिटेन से अमेरिका के 13 कॉलोनी को, तो उन्होंने अपने यहाँ ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई। और जो फ्रांस के थिंकर्स थे, जो ये इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र थे, इनकी चीज़ें ये अमेरिका वाले बहुत सारी चीज़ें इनकी लेते थे अपने यहाँ पे, उसको बोरो करते थे। और फ्रांस भी बोरो करता था। जैसे अपने यहाँ का देखो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से बोरो किया, अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान ने सोचा और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसने अकेले लिख दिया, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सारी कंट्रीज़ का देख करके और सारी कंट्रीज़ से इंपॉर्टेंट चीज़ें ले करके, बोरो करके, फिर हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। जैसे कि हमारा अमेरिका से लिया गया है, क्या लिया गया है अमेरिका से? फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। और हमारे यूएसएसआर से, यानी कि यूएसएसआर से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। इमरजेंसी हमारे और जर्मनी से लिया हुआ है। तो ऐसे करके ले करके ये लोग भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो इन्होंने फ्रांस के थिंकर की चीज़ें अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करवाई। तो अच्छा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर सबसे लेंदी किसी का है ना, सबसे मतलब बड़ा और सबसे विस्तार में किसी का है ना, तो वो इंडिया का ही है। अब देखो, ये जो फ़िलासफ़र थे ना, जो फ़िलासफ़र के आइडियाज़ थे, अब ये इतने ज़्यादा उस टाइम पे फेमस होने लगे, लोग इसको हर जगह पे डिस्कस करने लगे। ठीक है, डिस्कस इसको हर जगह पे करने लगे। द आइडियाज़ ऑफ दीज फ़िलासफ़र वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली। अब हर जगह पे ये करने लगे, सैलून में, कॉफ़ी हाउस में, और ये लोगों तक लोग पहुँचाने लगे। ठीक है, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। और इसको लोग फ्रिक्वेंटली रीड करते थे, बहुत तेज़ तेज़ से इसको बोलते थे, बहुत तेज़ तेज़ से लोग अपने ग्रुप में बात करते थे। और इससे बेनिफिट होता था कि उन लोगों का भी होता था जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उस टाइम पे, जो लोग बुक्स को नहीं रीड करते हैं, जो लोग न्यूज़पेपर्स को नहीं रीड करते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था उस टाइम पे। और ये न्यूज़ जो है, जब लोगों में ये न्यूज़ आती है कि लुईस 16 जो है, 1 मिनट, 16 मिनट हमने कर लिया, अभी हम देखते हैं। जो उस टाइम पे, हाँ मतलब लुईस 16 ने जब लोगों के बीच ये न्यूज़ फैला कि जो है टैक्स को फिर से बढ़ाया जा रहा है, फर्दर टैक्सेस को जब फिर से बढ़ाएंगे, तो लोग जब इसको सुने तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। जब लोग गुस्से में आ गए तो वो प्रोटेस्ट करने लगे, फिर से प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, फिर से इसके अगेंस्ट में। और सारे फिलोसफर के आइडियाज़ को लोग सुन ही रहे थे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर के लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि फिर से कैसे टैक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने आज ये सारी चीज़ें देख लिया कि लोग अब कैसे मिडिल क्लास के लोग उठ करके और फिलोसफर उठ करके अपने अपने थॉट को रख रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।